नमस्कार स्टूडेंट, सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में आपका आज फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम 12वीं क्लास की राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 3 की तरफ चलेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या-क्या है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा सरल और आसान भाषा में होने वाले हैं। आपको बस पॉइंट पॉइंट याद रखने, एक्सप्लेनेशन सिखाता जाऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया का मतलब क्या है? आज के समय पर दक्षिण एशिया जो है उसके बीच में बहुत ज्यादा क्या क्या दिक्कत हो रही है। मतलब दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उन सबके बीच में कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, उनके बीच में कौन कौन से संबंध हैं या फिर किस किस बात को लेकर वो लड़ते रहते हैं, इन सब के बारे में हमें आज की वीडियो में क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सार्क की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे? सार्क क्या है पहले आपको यह पता होना चाहिए। सार्क का मतलब है SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय राष्ट्रों का संगठन। एक ऐसा कह सकते हैं संगठन जो मात्र दक्षिण एशिया के देशों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया था, बनाया गया था। तो सार्क का उद्देश्य किस लिए? सार्क को बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं वो आपस में मिलजुल कर अपने आप को आगे बढ़ा सके और सभी जितने भी विश्व के बड़े बड़े संगठन है उनके बराबर ला सके। तो इसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो हम इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। इसके कुछ उद्देश्य हैं उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, आर्थिक विकास। सार्क की स्थापना इसलिए की गई थी कि सार्क के जितने भी सदस्य देश होंगे उन सभी देशों को आर्थिक रूप से एक मजबूत शक्ति बनाया जा सके और इसी के लिए हमने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास। मतलब जितने भी देश हैं उनको सामाजिक रूप से एक साथ जोड़ना भी है और हर एक देश को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। इसलिए सार्क को क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा। मतलब सार्क को बनाने के पीछे एक ऐसा कारण है जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर शांति बनी रहे और जितने भी देश हैं वो सब सुरक्षित रहे, ताकि कोई भी देश जब आपस में नहीं लड़ेगा तो सभी क्या करेंगे, समान रूप से आगे बढ़ेंगे। नंबर 4 है सांस्कृतिक सहयोग। अर्थात यह बताया गया है कि सार्क की स्थापना के पीछे सांस्कृतिक सहयोग भी है ताकि हर देश की संस्कृति को बनाया जा सके, उनको बढ़ाया जा सके, उनको अधिक स्तर पर लाया जा सके। इसीलिए सार्क की क्या की गई थी, स्थापना की गई। लास्ट पॉइंट है पर्यावरण सुरक्षा। अर्थात ये बताया गया है कि सार्क की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि पर्यावरण को किसी भी स्तर पर बचाया जा सके और अगर हम पर्यावरण को निरंतर रूप से बचाते हैं तो हम ये कर रहे हैं कि पूरे विश्व को बचा रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण अगर बचा रहेगा तो हमारा विश्व भी क्या रहेगा, बचा रहेगा। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया है, खत्म हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है, दक्षिण एशिया के देशों के सामने मुख्य 2 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। देखो वैसे तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्वेश्चन आपका छोटा सा ही है, 2 नंबर का आएगा, मैं फिर भी बहुत सारी चुनौती बताऊंगा। अब जो दक्षिण एशिया के देश क्या है, दक्षिण एशिया के देश में क्या क्या आता है, भारत आ गया, पाकिस्तान आ गया, चीन आ गया, बांग्लादेश आ गया, म्यांमार आ गया, श्रीलंका आ गया, ठीक है, और इसके साथ साथ आपका नेपाल आ गया, भूटान आ गया। ये कुछ ऐसे देश हैं जो आपस में हमेशा क्या करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो इसके कुछ कह सकते हैं मुद्दे हैं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। तो पहले हम एक जो 2-3 है वो मेन पढ़ेंगे और उसके बाद मैं एक्स्ट्रा भी बता दूंगा। तो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन। मतलब ये दक्षिण एशिया के जितने भी देश है ना वहां पर हमेशा आर्थिक विकास को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत है। और गरीबी उन्मूलन मतलब जितने भी देश हैं वो सारे के सारे गरीब देश हैं, वो अपने देश में बेरोजगारी और गरीबी को पूरी तरीके से खत्म करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये पहली समस्या है, चुनौती है। नंबर 2, सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता। मतलब जितने भी देश हैं उन सबको सामाजिक रूप से एकजुट लाने की कोशिश की जा रही है और राजनीतिक रूप से उन्हें बढ़ाने की क्या की जा रही है, कोशिश की जा रही है। इसीलिए इसे सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता कहा जाता है। और भी कुछ चुनौती है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नदी जल बंटवारा हो गया आपका, सीमा विवाद हो गया, आतंकवाद हो गया। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिससे ये सारे के सारे देश आपस में एक दूसरे को विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा आपस में क्या करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। ये एक इनकी क्या सबसे बड़ी चुनौती है। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
प्रश्न नंबर 3 है आपका, दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार पर टिप्पणी कीजिए। यानी अगर दक्षिण एशिया है तो दक्षिण एशिया के देशों के बीच में ना मुक्त व्यापार होता है, जिसे हम कहते हैं साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। यानी साफ्टा के जितने भी देश होंगे उन सबके बीच में जो व्यापार होगा वो फ्री व्यापार होगा। मतलब सिर्फ कुछ मात्रा में टैक्स लिया जाएगा, बाकी सब चीजें क्या रहेंगी, फ्री रहेंगी। तो उन सब के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। एक एक करके इसके सारे के सारे पॉइंट को समझाता हूं, ध्यान से सुनना। नंबर 1 की तरफ चलते हैं। साफ्टा की स्थापना इसलिए की गई थी, जितने भी देश हैं उन सबको एक साथ जुट लाया जा सके, उन सबको एक साथ आगे बढ़ाया जा सके, ताकि जितने भी देश हैं वो सब अपने आप को भी आगे बढ़ा सकेंगे और हर एक देश को एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। अब साफ्टा के ना कुछ फायदे हैं। सबसे पहला, व्यापार में वृद्धि। जब एक देश दूसरे देश से फ्री व्यापार करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें बहुत ज्यादा मतलब व्यापार में वृद्धि होगी। यानी हर देश क्या करेगा, मैं अपने देश से भी दूसरे देश में बेचूंगा, वो तीसरे से चौथे पांचवे, ऐसे सारे के सारे देशों के बीच में क्या होगी, व्यापार में वृद्धि होगी। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2 की, निवेश में वृद्धि। मतलब जितने भी देश हैं वो सारे के सारे देश जो होंगे वो एक दूसरे देश पर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। मैं दूसरे देश की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, दो किसी और देश की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें फायदा दिख रहा होता है तो हम इन्वेस्ट करते जाते हैं। तो वही यहाँ पर क्या किया गया, बताया गया है। ठीक है, नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रोजगार सृजन। इसका मतलब यह है कि साफ्टा के तहत जितने भी देश हैं उन सबको रोजगार मिलता है। और अगर कोई एक ऐसा देश है जहां पर रोजगार की कमी है और कोई ऐसा देश है जहां पर बहुत ज्यादा काम चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उस कंपनी के जो मालिक होते हैं, यानी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, भारत और चीन की बात कर लेते हैं। भारत और चीन में ना बहुत ज्यादा लोग हैं और वहां पे इतने ज्यादा लोग हैं कि वहां पर रोजगार की बहुत ज्यादा क्या होती है, कमी होती है। तो कुछ दूसरे देश क्या करते हैं, अपनी कंपनियां उन देशों में स्थापित करते हैं और वहीं के लोगों को अपने अंडर काम पर रखते हैं। और जब वहीं के लोग उनके अंडर काम पे रहते हैं तो धीरे धीरे करके सभी लोगों को क्या मिलने लगता है, रोजगार मिलने लगता है। तो ये तीसरा फायदा है इसका। अब बात करते हैं साफ्टा की ना कुछ चुनौतियां हैं। मतलब कि जब साफ्टा बनाया गया था तो उस समय पर उसे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। सबसे पहली चुनौती की बात करते हैं। साफ्टा में आज भी बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। उसका ये सबसे मेन कारण है कि यहाँ पर ना टैरिफ और गैर टैरिफ, मतलब कि टैरिफ क्या है, एक प्रकार का टैक्स है। जब हम किसी दूसरे देश से व्यापार करते हैं तो उसमें टैरिफ लगता है, तो वो टैक्स पे बहुत ज्यादा क्या होता है, बढ़ोतरी होती जा रही है। इस वजह से व्यापार करने में बहुत ज्यादा इन्हें क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भेदभावपूर्ण नीतियां। मतलब कि कुछ देशों को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा फोकस कर लिया जाता है और कुछ देशों को वहीं छोड़ दिया जाता है। तो इससे भी हमें क्या होता है, इनके बीच में बहुत ज्यादा क्या बनी रहती है, अनबन बनी रहती है, जिस वजह से ये सारे के सारे देश आपस में एक साथ मिलजुल कर व्यापार नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 3 है प्रभावी कार्यान्वयन। मतलब ये जितने भी देश हैं इन सबके बीच में ना बहुत ज्यादा काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है और कुछ देश तो इससे अच्छा है, कुछ देश तो इससे अच्छे हैं, लेकिन कुछ देशों को ये नीतियां क्या लगती है, बुरी लगती है। इस वजह से साफ्टा के अंदर कुछ लाभ भी हैं और इसकी कुछ क्या है, इसकी कुछ सावधानी भी। तो इसके बारे में हमने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, कश्मीर समस्या को लेकर टिप्पणी कीजिए। अब उत्तर की तरफ चलते हैं। कश्मीर जो है ना, कश्मीर को लेकर आजादी के समय से ही क्या चल रही है, दिक्कत चल रही है। जब भारत देश आजाद हुआ था तो भारत देश के आजाद होने के बाद बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। हुई क्या कि मतलब कि हमने पाकिस्तान को तो अलग कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर ने भी अपने आप को अलग होने की क्या कर दी थी, उसने मांग कर दी थी कि हमें अलग कर दो, हमें अलग रहना चाहिए और हम अपना आजाद कश्मीर बनाएंगे। कुछ समय बाद ही हमने क्या कर दिया, कश्मीर को आजाद कर दिया। और आजाद करने के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने उसके ऊपर पीछे से अटैक कर दिया, जिस कारण जो कश्मीर का राजा था हरि सिंह, उसने क्या किया, उसने भारत सरकार से मदद मांगी कि हमें कश्मीर को बचाने के लिए आप क्या कीजिए, सहायता कीजिए। तो उस समय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या बोला, उन्होंने कहा ठीक है, तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, परंतु एक शर्त है कि तुम्हें भारत के साथ मिलकर क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो इस कारण गृह मंत्री जी ने क्या किया, उस समय पर विलय सहमति पत्र पर उनसे साइन करवा लिए और उसी समस्या के प्रति हमें क्या करना है, पढ़ना है। एक एक करके पॉइंट समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अर्थात 1947 में पाकिस्तान को आजाद किया गया। पाकिस्तान के आजाद करने के साथ साथ हमने कश्मीर को भी आजाद कर दिया था और कश्मीर जो था एक अलग कह सकते हैं राष्ट्र के रूप में उभर कर आ रहा था। ठीक है, ये इसकी क्या थी, पृष्ठभूमि थी। नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
राजनीतिक और सैन्य तनाव। कश्मीर में कुछ ऐसे मुसलमान थे जो कह सकते हैं पाकिस्तानी जो लोग थे वो हमेशा उनको क्या करते थे, एनकरेज करते थे कि तुम हमला करो, ये करो, वो करो। इस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा क्या होने लगी, टेंशन होने लगी, तनाव उत्पन्न होने लगा और आतंकवादी गतिविधि भी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। आजादी के टाइम से ये सब हो रहा था। ठीक है, नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मानवाधिकारों का हनन, यानी कश्मीर के जितने भी लोग थे उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा था, उनको मारा जा रहा था, उनका कोई देश नहीं था। ठीक है, पाकिस्तान उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहता था, हिंदुस्तान उसे अपने साथ जोड़ना चाहता था। तो इस कारण क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हो रही थी, कश्मीर के लोगों को। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। शांति प्रयास। कश्मीर की समस्या को लेकर बहुत ज्यादा कह सकते हैं बार बार युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ और कई बार शांति समझौते भी हुए, परंतु इसका समाधान नहीं निकल पा रहा था। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया, या बीजेपी की सरकार ने कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत के अंदर जोड़ लिया है और भारत का एक संपूर्ण राज्य उसे घोषित ना करके उसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्या कर दिया है, नियुक्त कर दिया है। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर की समस्या का जो है कि निपटारा 2019 में हो चुका है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव। अब उससे क्या होता है कि ना क्षेत्र के लोग आपस में लड़ते रहते थे, इससे विश्व पर भी प्रभाव पड़ता था कि मतलब सारे के सारे देश सोचते थे ये तो आपस में लड़ते रहते हैं, ये तो आपस में ये करते रहते हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा क्या होती थी, दिक्कत होती थी। तो इसी चीज के बारे में यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है। अब ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, निष्कर्ष की तरफ चल लेते हैं। तो हम ये बोलेंगे कश्मीर की समस्या को लेकर बहुत ज्यादा विवाद बना हुआ था, परंतु कई सारे विवादों से दूर हटकर सन 2019 में कश्मीर को क्या कर लिया गया, भारत देश के साथ मिला लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, शिमला समझौता क्या है। शिमला समझौते को जानने से पहले आपको उससे पहले की कुछ घटनाएं याद रखनी पड़ेगी। तो हुआ क्या कि जब भारत आजाद हुआ था तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, एक हुआ था पश्चिमी पाकिस्तान, एक हुआ था पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे क्या बोलते थे, बांग्ला बोलते थे और उन्हें उर्दू नहीं आती थी। और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग ज्यादातर उर्दू बोलते थे। तो पश्चिमी पाकिस्तान जबरदस्ती पूर्वी पाकिस्तान के लोगों से उर्दू बोलने के लिए क्या करते थे, उन्हें फोर्स करते थे। सन 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद उसने क्या किया, उसने साफ तौर पर उर्दू बोलने के लिए उन्होंने मनाही कर दी और उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। इसी के चलते ही सारे के सारे कह सकते हैं एक बहुत बड़े स्तर पर विवाद होने लगा। पश्चिमी पाकिस्तान ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब जब उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को जबरदस्ती वहां से भागना पड़ा और बहुत सारे लोग भागकर भारत में भी आए। उसी समय पर हुआ क्या कि पाकिस्तान ने यानी पश्चिमी पाकिस्तान ने भारत के ऊपर भी हमला कर दिया और इसी के चलते इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी उस समय पर उन्होंने इस पूरे के पूरे युद्ध को कह सकते हैं गहराई से लिया और भारतीय नौसेना ने हमें क्या दिलाई, जीत दिलाई। नौसेना हो गया, वायुसेना हो गया, इन सब ने हमें जीत दिलाई और उस समय पर पश्चिमी पाकिस्तान को पूरी तरीके से हारना पड़ा और पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर क्या रखा गया, बांग्लादेश रखा गया। इसी के जस्ट एक साल बाद सन 1972 में शिमला समझौता हुआ जो इंदिरा गांधी के बीच में और पाकिस्तान के जनरल के बीच में हुआ और यही शिमला समझौता सन 1972 में शिमला में हुआ था, भारत में। इसीलिए इसे शिमला समझौता कहा जाता है और इसके कुछ पॉइंट्स उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहले रीजन जानना जरूरी होता है ये हुआ क्यों। नंबर 1 की तरफ चलते हैं। युद्ध विराम, अर्थात साफ तौर पे बताया गया कि अब कोई भी देश युद्ध नहीं करेगा और अगर युद्ध करेगा तो इस युद्ध पर कह सकते हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए युद्ध पर क्या लगाया गया, विराम लगाया गया। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सीमा निर्धारण, यानी दोनों देशों की सीमा निर्धारित कर दी गई और दोनों देश आपस में बिल्कुल भी सीमा को लेकर बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे और अगर ऐसा होता है तो कह सकते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कैदियों की रिहाई, जितने कैदियों को मतलब कि गिरफ्तार कर लिया गया था दोनों तरफ के कैदियों को क्या किया जाएगा, रिहा किया जाएगा। वही चीज यहां पर क्या की गई, बताई गई। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आर्थिक सहयोग, यानी दोनों देश एक दूसरे को आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ये बहुत ज्यादा क्या हुआ था, इसका एक कह सकते हैं अच्छा तर्क था जिसमें दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम भी हुआ और आर्थिक रूप से बढ़ने के लिए मौका भी दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। शांति और मित्रता, साफ तौर पर बताया गया कि जो भी पुराने कह सकते हैं विवाद है उन सबको खत्म किया जाएगा और नए विवादों को इसमें मैं कह सकते हैं आने के लिए रोक लगाई जाएगी। इसीलिए इन्होंने क्या किया, शांति को और स्वतंत्रता को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ाने की क्या की, कोशिश की। ठीक है, समझ आया। निष्कर्ष की तरफ चलते हैं।
हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में काफी सालों तक युद्ध नहीं हुआ, लगभग 27 साल तक युद्ध नहीं हुआ, लेकिन 1999 में जाके जब कारगिल युद्ध हुआ तब ये जो समझौता था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, खारिज हो गया। ये क्या था, शिमला समझौता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कि ताशकंद समझौता क्या था। अब देखो ताशकंद समझौता भी क्यों हुआ, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ताशकंद समझौता 1996 में हुआ था और यह भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के जनरल अयूब खां के बीच में हुआ था। और इस पे इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया था कि ये सारे के सारे जितने भी कह सकते हैं युद्ध हैं, इस पर युद्ध पर विराम लगाया जाएगा और ये सारे देश एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे और युद्ध बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन जब 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो ये जो हमारा ताशकंद समझौता था किसी भी काम का नहीं था, इस वजह से वो खारिज हो गया और 1972 में हमने दूसरा समझौता किया जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना ताशकंद समझौते में ही हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था या उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई थी, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ज्यादा मेन है, पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण में बहुत ज्यादा दिक्कत क्यों आती है। अब देखो भारत आजाद हुआ, भारत में भी लोकतंत्र है, पाकिस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान में भी लोकतंत्र था, लेकिन पाकिस्तान में ना आज भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता है। इसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो 14 अगस्त 1947 को बना था, लेकिन उस समय पर उसे भी बहुत ज्यादा क्या होती थी, उस समय से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो लोकतंत्र को स्थापित करने में वहां पर बहुत ज्यादा क्या आती है, दिक्कत आती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है सैन्य हस्तक्षेप। पाकिस्तान की सेना के जो जनरल है वो खुद ही इतने ज्यादा कह सकते हैं पावरफुल होते हैं कि वो क्या करते हैं, वहां के प्रधानमंत्री को खत्म करते हैं या उनको हटा देते गद्दी से और अपना दबदबा कायम कर लेते हैं। तो सैन्य हस्तक्षेप के कारण वहां पर लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता। नंबर 2, राजनीतिक अस्थिरता। वहां पर जितने भी नेता है ना वो सारे के सारे ज्यादातर क्या होते हैं, भ्रष्ट हैं। इस वजह से वहां पर क्या हो पाता है, कभी भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता, क्योंकि वहां के लोग जो है वो राजनेताओं को क्या मानते हैं, कमजोर मानते हैं। इस वजह से वहां पर क्या नहीं हो पाता, लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता। नंबर 3 की तरफ चलते हैं, भ्रष्टाचार। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी दिक्कत बनी हुई है, क्योंकि वहां पर भ्रष्ट लोग इतने हैं जिस वजह से वहां पर क्या नहीं हो पाता है, लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता है। क्योंकि जिस देश में भ्रष्टाचार होगा वहां लोकतंत्र स्थापित करने में बहुत ज्यादा क्या होती है, मुश्किल होती है। नंबर 4 की तरफ चलते हैं, धार्मिक कट्टरता। इसे हम कह सकते हैं धार्मिक गुरु। अब देखो पाकिस्तान में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पर धर्म गुरुओं की चलती है। अब जिस जमीन पर धर्म गुरुओं की चलेगी तो वहां पर नेताओं का होना या फिर लोकतंत्र का होना तो मुनासिब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, अगर वहां पर कोई भी लोकतंत्र आ जाएगा या पर वहां पर कोई भी नेता अपना राज करने लगेगा तो सबसे पहले वो धर्म गुरुओं को हटाएगा। ठीक है, कि ये लोग तो हमारी सुनते नहीं है, नेताओं की सुनते नहीं है, धर्म गुरुओं की सुन रहे हैं। तो इस वजह से वहां पर धर्म गुरुओं की इतनी चलती है कि वहां पर लोकतंत्र कभी भी क्या नहीं हो पाता, स्थापित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, आर्थिक संकट। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ये दिक्कत बनी हुई है जिसे आर्थिक संकट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ना बहुत ज्यादा गरीब देश भी है और इस वजह से कह सकते हैं वहां पर आर्थिक संकट है। इस वजह से वहां पर लोकतंत्र क्या नहीं हो पाता, स्थापित नहीं हो पाता। अगला है सामाजिक और जातिगत विभाजन। मतलब पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वहां पर समाज में लोगों के बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव चल रहा होता है। इस वजह से वो क्या नहीं हो पाते हैं, इस वजह से वो एक साथ नहीं हो पाते हैं और जातिगत आधार पर भी भेदभाव होता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत बनी हुई है जिस वजह से पाकिस्तान में क्या नहीं हो पाता, लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता। वहां पर न्यायपालिका स्वतंत्र तो है लेकिन नाम की है, क्योंकि वहां पर अधिकतर मामलों में न्यायपालिका की सुनी नहीं जाती है। इस वजह से जिस देश में न्यायपालिका की नहीं सुनी जाती तो वहां पर लोकतंत्र होने या ना होने का कोई फायदा ही नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान में क्या नहीं हो पाता, लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता। अब निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। इन सभी मुश्किलों के कारण ऐसे और भी बहुत सारे तर्क हैं जिस वजह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र क्या नहीं हो पाता, स्थापित नहीं हो पाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका, नेपाल में लोकतंत्र बहाल करने में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब देखो नेपाल जो है ना वो एक हिंदू राष्ट्र था और वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं लंबे समय से उस पर किसी ने कभी कब्जा ही नहीं किया। लेकिन अब हुआ क्या कि 1947 में पाकिस्तान आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया, श्रीलंका 48 में आजाद हो गया, ऐसे कर करके ना बहुत सारे देश आजाद होते गए। हर देश में लोकतंत्र आता गया आता गया आता गया। अब लोकतंत्र को देखा देखी ना सभी के मन में ये लगने लगा कि भाई नेपाल में भी राजतंत्र को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए और वहां पर भी लोकतंत्र क्या करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। इसी कारण वहां पर जो कह सकते हैं नेपाल का राजा ज्ञानेंद्र था,
तो 1990 में क्या हुआ, 1990 में नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र के बीच में और वहां की जनता के बीच में, आवाम के बीच में बहुत ज्यादा क्या होने लगी, दिक्कत होने लगी। तो उसी दिक्कत के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो बहुत सारे पॉइंट हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहला, जन आंदोलन। सन 1990 में नेपाल की जनता ने क्या किया, राजा के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया कि उन्हें किस चीज की चाहिए, उन्हें किस चीज की मांग चाहिए, लोकतंत्र की। ठीक है। नंबर 2, संविधान सभा का गठन। उन सबने ये चीज की मांग की कि मतलब हमें एक संविधान सभा चाहिए जिस पर सारे के सारे जनताओं की जितनी भी कह सकते हैं छोटी से लेकर बड़ी समस्या होगी उन सबका क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। ठीक है। तो इसलिए संविधान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। और ये जो संविधान सभा थी 2006 में गठित की गई थी। राजतंत्र का अंत। सन 2008 तक आते आते राजतंत्र को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और वहां पर जो जनता थी वो बहुत ज्यादा इससे क्या हुई, खुश हुई। नए संविधान का क्रियान्वयन। सन 2015 में धीरे धीरे करके उन्होंने एक अपना नया संविधान बनाया। 18 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान बनकर तैयार हुआ और 20 सितंबर 2015 को ही उन्होंने इसे क्या कर दिया, लागू कर दिया। राजनीतिक दलों का सहयोग। अब जो नेपाल था वहां पर बहुत सारे राजनीतिक दल थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया, मदद की, अपने देश में लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश की। तो नेपाल में जो इतने लंबे समय से चली आ रही कह सकते हैं राजतंत्र की परंपरा थी, उसे पूरी तरीके से खत्म करके इन लोगों ने यहाँ पर क्या स्थापित किया, लोकतंत्र स्थापित किया। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया है, खत्म हो गया है। बहुत इजी लैंग्वेज है, ध्यान से सुना करो, सब समझ आ जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के क्या कारण है। अब जातीय संघर्ष है क्या, मैं आपको पहले इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। तो श्रीलंका भारत का जस्ट पड़ोसी देश है और श्रीलंका में दो प्रकार की प्रजाति के लोग रहते हैं। एक है सहेली, दूसरे है तमिल। मतलब ये दो नहीं, इसके अलावा भी और भी है। तो जो सहेली है उनकी मात्रा है 74%, जो तमिल है उनकी मात्रा है 18 में से जो 13% है वो क्या है, वो आपके श्रीलंकन तमिल है और जो 5% है वो इंडियन तमिल है। तो ये सारे के सारे ना जो तमिल है उन्होंने अपने कह सकते हैं अपने अधिकारों की मांग के लिए उन्होंने क्या किया, अपना एक समूह बनाया जिसे कहते हैं लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। तो सहेलियों के बीच में और तमिल के बीच में जो विवाद हुआ उन सबके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। एक एक करके इस पॉइंट्स को क्या करते हैं, समझते हैं। ध्यान से सुनो, नंबर 1 की तरफ चलते। सहेली बहुसंख्यक। श्रीलंका में सहेली बहुसंख्यक है क्योंकि इनकी मात्रा 74% है और इनका ये मानना है कि जो श्रीलंका है वो केवल सहेलियों का है और वहां पर किसी दूसरे देश के प्रजाति के लोगों को आने का कह सकते हैं मौका नहीं मिलेगा। नंबर 2, तमिल अल्पसंख्यक। यहाँ पर तमिलों की संख्या कम है और ये जो तमिल है ये धीरे धीरे करके मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतों में क्या कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। क्योंकि ये सारे के सारे तमिल है वहां पर ये मांग करते हैं कि हमें सरकारी नौकरी में अधिकार मिलना चाहिए, हमें वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, हमें रहने का अधिकार मिलना चाहिए, हमें खाने का अधिकार मिलना चाहिए। मतलब ये सारे अधिकारों की वहां पर क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। इस वजह से तमिल जो है इनके खिलाफ क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। नंबर 3, लिट्टे। तमिलों ने अपने अधिकारों की मांग के लिए एक अपना कह सकते हैं संगठन बनाया जिसे लिट्टे कहते हैं, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। यानी जो सिर्फ तमिलों की मांग को क्या करेगा, उठाएगा। इस कारण इन सब ने मिलकर एक पूरा ये जो कह सकते हैं संगठन बनाया था। तो इसने अलग राष्ट्र की मांग कर दी कि हमें अपना अलग राष्ट्र बनाने की क्या दे दी जाए, छूट दे दी जाए। नंबर 4, श्रीलंकाई सरकार। मतलब श्रीलंका की सरकार ने तमिलों की मांग को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के कदम उठाए, परंतु सन 2009 तक आते आते लिट्टे को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और जितने भी तमिल लोग हैं उनको कुछ हद तक श्रीलंका की सरकार ने क्या दिए है, अधिकार दिए है। तो ये आपका क्या था, श्रीलंका के लेकर एक कह सकते हैं पूरा पूरा टॉपिक था। तो इसमें ये दोनों के बीच में हमेशा क्या चल रहा है, जातीय संघर्ष चल रहा है, उसको पूरी तरीके से खत्म करने की क्या की गई, बात की गई। अब ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे दो मसलों के नाम बताइए जो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। अब देखो भारत और बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश को बनाने वाला भारत ही है, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच में ना दो नहीं बहुत सारे मुद्दे हैं। तो दो तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो विवादित मुद्दे हैं उसको हम अनेक तर्कों के माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर 1, जल संसाधन प्रबंधन। अब भारत और बांग्लादेश के बीच में ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं मुद्दा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ना दो नदियां, एक है गंगा नदी और दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों नदी जो है ना वो भारत से होकर कहां जाती है, बांग्लादेश में। और इनके बीच में पानी को लेकर कह सकते हैं नदी के जल बंटवारे को लेकर हमेशा क्या चलता रहता है, विवाद बना हुआ है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि हाँ ये पहला विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में। नंबर 2, सीमा सुरक्षा और व्यापार।
अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं बांग्लादेश से जो क्या करते हैं, तारों के नीचे से भारत के अंदर घुस आते हैं। अब चाहे वो व्यापार की तलाश में हो, चाहे वो कह सकते हैं सुरक्षा की तलाश में हो। जैसे 1971 में उन्हें सुरक्षा चाहिए थी अपने देश में, उन्हें सुरक्षा नहीं मिल रही थी, हमारे देश में आ गए। तो ये विवाद बहुत ज्यादा क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक है। नंबर 3 है जिसे हम कहते हैं गैस पाइपलाइन। भारत ये चाहता है कि म्यांमार से जो गैस पाइपलाइन उसे लेके आनी है वो बांग्लादेश की जमीन के नीचे से आए, परंतु बांग्लादेश इस चीज की हमें क्या नहीं देता, मंजूरी नहीं देता। और ये विवाद तब से लेकर अभी तक क्या हो रहा है, निरंतर रूप से चल रहा है। ठीक है। और चौथा है जिसे कहते हैं आतंकवाद। बहुत सारे बांग्लादेशी जो है वो क्या करते हैं, वो यहां से हमारे देश में आ जाते हैं और आतंकी गतिविधियां करते हैं, जिस वजह से हमें क्या बनी हुई है, दिक्कत बनी हुई है। तो ये बहुत बड़ा क्या है, एक मुद्दा बना हुआ है। और लास्ट है जिसे कहते हैं शरणार्थी। वो सारे के सारे लोग किसी व्यापार की तलाश में, घुसपैठिए के रूप में, किसी भी रूप में बांग्लादेश से भागकर कहाँ जाते हैं, भारत आ जाते हैं। वो यहाँ पर काम करने लगते हैं, यहाँ रहने लगते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या बना हुआ है, मुद्दा बना हुआ है। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच का मुद्दा था। अभी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित मुद्दे। मैंने अभी इससे पिछले क्वेश्चन में कुछ कुछ पॉइंट बता दिए आपको। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में अनेक प्रकार के विवादित मुद्दे हैं जिनको हम एक एक करके मैं आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहला सीमा विवाद। अब देखो भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा विवाद को लेकर हमेशा क्या चलता रहता है, विवाद चल रहा है, क्योंकि वहां से बहुत सारे घुसपैठे हमारे देश में आ जाते हैं। नंबर 2, जल संसाधन। अभी बताया था ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी को लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद चलता है, क्योंकि दोनों का पानी जो है वो भारत से होकर बांग्लादेश में जाता है। अगर वो इस पानी को रोक लेता है तो बांग्लादेशी हमेशा क्या हो जाते हैं, उसी से नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए इनके बीच में क्या चलता रहता है, विवाद चलता रहता है। नंबर 3, गैस पाइपलाइन। भारत सरकार क्या चाहती है, वो म्यांमार से अपनी पाइपलाइन बिछाए तो बांग्लादेश के जमीन के नीचे से अपनी पाइपलाइन ले जाए, गैस पाइपलाइन। लेकिन जो बांग्लादेश है वो इस चीज की क्या नहीं देता, मंजूरी नहीं देता। इस वजह से भी इनके बीच में क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। राजनीतिक और सामरिक मुद्दे। मतलब कई बार क्या है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों की भी बहुत बार मदद की है, जिस वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच में मुद्दे क्या होते हैं, वो खराब होते जाते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है और भारत का जो दुश्मन है सबसे बड़ा कौन है, पाकिस्तानी है। नंबर 5, अवैध प्रवासियों की समस्या। ये जितने भी अवैध प्रवासी होते हैं दूसरे देश से हमारे देश में आ जाते हैं, और ये सारे के सारे बांग्लादेशी होते हैं, वहां से हमारे देश में आते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट बना लेंगे, हमारे देश में रहेंगे, काम वाम करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी क्या बनी हुई है, दिक्कत बनी हुई है। नंबर 6 की तरफ चलते हैं, व्यापार और आर्थिक मुद्दे। बांग्लादेश इतना गरीब है कि वहां पर व्यापार ही नहीं है, और वो आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए वहां की सारी जनता भागकर कहाँ जाती है, भारत आ जाती है, काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में, शिक्षा की तलाश में। इस वजह से बहुत बड़ी क्या बनी हुई है, दिक्कत बनी हुई है, क्योंकि हम अपने लोगों के लिए व्यवस्था करें या फिर बांग्लादेशियों के लिए। तो ये बहुत बड़ी हमारे सामने क्या बनी हुई है, दिक्कत बनी हुई है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण एशिया के देशों के बीच में आस्था और सहयोग के लिए सार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए। मतलब सार्क जो है उसने क्या दक्षिण एशिया के देशों के बीच में एक आस्था कायम की है, लोग कि वो एक दूसरे पर विश्वास कर सके। तो उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो दक्षिण एशिया के जो देश हैं उन सबके बीच में एक संगठन बनाया गया था जिसे सार्क कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि जितने भी देश हैं वो आपस में एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़े। तो उसके कुछ उद्देश्य हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, आर्थिक सहयोग। सारे के सारे देशों ने ज्यादातर मामलों में क्या किया है, एक दूसरे को आर्थिक सहयोग किया ताकि वो आगे बढ़ सके। नंबर 2, सामाजिक सहयोग। मतलब सामाजिक रूप से एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको आगे ज्यादा मात्रा में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ेंगे तो सबको क्या होगा, फायदा होगा। नंबर 3, राजनीतिक सहयोग। सारे के सारे जितने भी देश हैं सार्क ने हमेशा उनको राजनीतिक मंच पर एक साथ लेके आया है, ताकि हर एक देश को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का मौका मिले, और उस नीति के तहत सभी को और ज्यादा क्या मिलेगा, अच्छा मौका मिलेगा। अब इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है। जो दक्षिण एशिया के देश है वो ना एक दूसरे पर कभी विश्वास ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपस में ही एक दूसरे से डरते रहते हैं। तो इस वजह से इनके बीच में विवाद चलता रहता है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सार्क की भूमिका थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। जो दक्षिण एशिया के देश है वो आपस में एक साथ मिलजुल कर रहते तो है, लेकिन फिर भी इन्हें कई बार मुद्दों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। एक एक करके मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। नंबर 1, सीमा विवाद। जितने भी देश हैं सबके बीच में सीमा विवाद को लेकर लड़ाई चलती रहती, कभी भारत पाकिस्तान, कभी भारत चीन, कभी भारत नेपाल, या भारत पाकिस्तान या नेपाल। ठीक है। कभी पाकिस्तान या अफगानिस्तान। ठीक है। कभी आपका बांग्लादेश और कह सकते हैं आपका भारत हो गया। तो ये आपस में हमेशा क्या करते रहते हैं, सीमा को लेकर लड़ते रहते हैं, इसलिए एक दूसरे पर क्या नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते। नंबर 2,
राजनीतिक मतभेद, दोनों के सभी के बीच में क्या है, राजनीतिक मतभेद बना रहता है, तभी आगे नहीं बढ़ पाते और बहुत ज्यादा क्या होती है, इनके बीच में दिक्कत चलती रहती है। नंबर 3, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, आपस में ही आर्थिक रूप से कंपटीशन करते रहते हैं ताकि एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा ज्यादा क्या करें, प्रयास करें, और इस वजह से बहुत बड़ी क्या बनी हुई है, दिक्कत बनी हुई है। नंबर 4, ऐतिहासिक तनाव, प्राचीन काल से ही ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे से लड़ते चले आ रहे हैं, वो मुद्दा आज भी चला रहता है, इस वजह से सारे के सारे देश एक दूसरे के ऊपर ज्यादातर क्या नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते। निष्कर्ष, फिर भी ये सारे के सारे देश एक दूसरे को विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ हद तक एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक क्या करें, शेयर करें, ताकि आपने इस वीडियो का लाभ उठाया है तो आपके दोस्त भी इसे क्या कर सके, इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ध्यान से इन सारे के सारे चैप्टर्स को देखना, हर क्लास की मैं सारे के सारे आपको क्या कर रहा हूँ, वीडियोस बनाकर देता जा रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।